हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। प्यारे बच्चों, आज हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करना है और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के अंदर आज हमारा पहली यूनिट होगी जिसको हम शुरू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये यूनिट आपकी है, क्योंकि इस यूनिट के आधार पे आपको 3 से 4 यूनिट और देखने को मिलेंगी। अगर ये पहली यूनिट आपको जो हम अभी क्लासिफिकेशन वाली करेंगे ये आपको क्लियर हो जाती है, तो इसके बाद वाली सारी यूनिट्स आपके लिए फिर आसान होंगी। उनके अंदर आप गहरे से गहरे कंसेप्टों को, विषयों को पढ़ सकते हैं। यस, अर्पणा सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। माधवी, वेरी गुड मॉर्निंग। दिलीप शर्मा, जय माता दी भाई। माया, जय माता दी। प्रज्ञा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, तो आ चुके हैं सारे एस्पिरेंट्स। आते रहिए, लगातार क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हम अपना शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे अकार्बनिक रसायन के अंदर आज हमारी जो यूनिट होने वाली है अकार्बनिक रसायन के अंदर बच्चे, आज हमारी यूनिट होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण बच्चे, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से आप लोग जिसको पुकार सकते हैं सर, या फिर कई बार इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के नाम से भी हमारे द्वारा जाना जाता है। यस, वर्षा नायक, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। इसके अंदर बच्चे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पी शब्द है, यानी कि पहला शब्द से लेकर के और अंतिम शब्द तक एक बार पीरियोडिक टेबल की पूरी बातें जानते हैं इस यूनिट के अंदर। और जब पूरी बातें हमारी हो जाती हैं तो उसके बाद में फिर हमारे लिए इनऑर्गेनिक के बाद में ऑर्गेनिक को समझना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम से हमारी यूनिट है। देखिए बच्चे, एक समय था, लगभग अगर मैं बात करूं 1800 ईस्वी के आसपास की, 1800 ईस्वी के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में कुल मिलाकर के बच्चे 31 तत्वों की 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। 31 तत्वों की सर हमारे पास में डिस्कवरी हो चुकी थी सर, खोज हो चुकी थी। एलिमेंट क्या होता है आप सभी जानते हो कि प्रकृति के अंदर कोई भी यूनिक एटम, हमारी प्रकृति के अंदर जो यूनिक एटम पाया जाता है उसको हम सिंपली एलिमेंट के नाम से पुकारते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूनिक एटम होता है, ना तो वो नाइट्रोजन के जैसा है ना वो कार्बन के जैसा है। कार्बन का स्वयं एक यूनिक एटम है बच्चे, वो भी डिफरेंट होगा सर। अच्छा, इसी प्रकार से नाइट्रोजन का यूनिक एटम है, यूनिक है, वो भी आपका मेरे भाई क्या होगा, वो भी एलिमेंट कहा जाएगा। मतलब एलिमेंट्स सामान्यतः आज हम जो पढ़ते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। बेसिकली इस यूनिट के अंदर भी आप पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ेंगे बच्चे, उसी का क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व रखे हुए हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन करना। 1800 ईस्वी तक बच्चे 31 तत्वों की 31 एलिमेंट्स की हमारे पास में डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन सर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ये एलिमेंट्स जो थे ना, इन एलिमेंटों की संख्या आपकी क्या होती गई, बढ़ती गई बच्चे। और जैसे जैसे एलिमेंटों की संख्या बढ़ती गई तो जो वैज्ञानिक थे उनके लिए इनका अध्ययन करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। यानी हम ये कैसे याद रखें अलग अलग हर एलिमेंट के बारे में कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि नया खोज होने वाला एलिमेंट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में पुराने एलिमेंट से समानता रखता था, सिमिलरिटी रखता था बच्चों। तो ये जो सिमिलरिटी मेरे भाई
हर नए एलिमेंट की पुराने एलिमेंटों से मिलती थी। तो इस आधार पे हमें एक आइडिया आया कि भाई ऐसा करते हैं, जो ये नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही है ना, इनको हम कंपेयर करते हैं पुराने एलिमेंटों से, और उस नए एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिस भी पुराने एलिमेंट से मैच हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं एक टेबल बना करके उन सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंटों को इकट्ठा रख देते हैं। बोला भाई आइडिया तो सही है, इससे हमें स्टडी करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई इकट्ठा रख दोगे, एक ही लाइन में रखोगे तो हमें ये पता होगा कि भाई इस लाइन में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी ये हैं, इस लाइन वालों की प्रॉपर्टी फलाना फलाना है। इस प्रकार से हो सकता है ना बच्चे। तो बस यही एक आइडिया था हमारे पास में। हमने क्या किया, हमने एलिमेंटों को अरेंज करना शुरू कर दिया बच्चे। हमने एलिमेंटों को जो जो नए डिस्कवर हुए ना इसके बाद में, उनको अरेंज करना शुरू कर दिया, उनको व्यवस्थित करना शुरू कर दिया बच्चे। व्यवस्थित कैसे किया सर? अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी। अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, समानता के आधार पे। अब आप कह सकते हैं सर कौन सी समानता के आधार पे, कौन सी समानता के आधार पे किया सर? तो बच्चे इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसके लिए आपको मेरे साथ में लगभग 15-20 दिन तो एटलीस्ट आपको इन एलिमेंटों की स्टडी मेरे साथ में करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि सर कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पे हमने अरेंजमेंट करी, यानी एलिमेंटों को हमने एक साथ एक टेबल के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रखना शुरू किया। तो मैंने कहा भी हमने अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए, स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, जो जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनको पुराने एलिमेंटों के साथ कंपेयर किया कि उनकी सिमिलरिटी क्या है, जिसके साथ सिमिलरिटी थी उनको हमने उन्हीं के साथ एक ग्रुप के अंदर रखने की व्यवस्था बनाई। ये जो व्यवस्था बनाई ना हमने सिमिलरिटी के हिसाब से, इसी व्यवस्था को हमारे द्वारा क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दिया गया मेरे भाई पीरियोडिक टेबल। इसको हमने नाम दिया बच्चे आवर्त सारणी। ये लीजिए पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है बच्चे? पीरियोडिक टेबल सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटों की एक ऐसी आसान व्यवस्था है कि जिसमें हमें एलिमेंटों की स्टडी करना आसान हो जाता है बच्चों। ओके सर, यस। माया जय माता दी भाई, प्रज्ञा गुड मॉर्निंग, वर्षा वेरी गुड मॉर्निंग, राजू गुड मॉर्निंग भाई, खुशी वेरी गुड मॉर्निंग, किरण वेरी गुड मॉर्निंग भाई, राज शर्मा खम्मा घनी हुक्म। ज़्यादा तो नहीं समझा राज में भाई मतलब क्या है, लेकिन सुनने में बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई। सो पीरियोडिक टेबल हमारी क्या है? एक अरेंजमेंट है सर एलिमेंट की उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पे। ये हमने अभी तक जान लिया। अभी हम लोग चर्चा करते हैं बच्चे और आगे वाली इन बातों को पढ़ते हैं। अब देखो यार, जब पीरियोडिक टेबल को बनाने की बारी आई, जब हमने आवर्त सारणी की व्यवस्था करने की बारी आई, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ग्राउंड में कूद पड़े। सबने कहा भी मैं करता हूँ अरेंजमेंट, मेरा नाम देना पीरियोडिक टेबल को। दूसरा बोलता नहीं भाई मेरा नाम देना, मैं अच्छी करूँगा अरेंजमेंट। बोला भाई ऐसा करो, तुम लोग अपने अपने समय के हिसाब से करते रहो। तो मेरे भाई सबने अपनी अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी। तो इसी सीक्वेंस में भाई मैं आपको 4-5 नाम बताऊंगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीरियोडिक टेबल बनाने में असफल रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीरियोडिक टेबल बनाने में सफल भी रहे होंगे। कंसंट्रेशन से सुनते रहना बच्चे, मैक्सिमम बातें आपको सुन सुन के याद हो जाएंगी यहाँ इनऑर्गेनिक के अंदर। हाँ, जब एक्सेप्शन आएंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे, वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको भी रिवीजन 2-3 बार करना पड़ेगा वहां पे। ओके सर, चलिए चंदू वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो सर ये क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का है ना, क्लासिफिकेशन करना मतलब पीरियोडिक टेबल बनाना, ये किसने किया? सबसे पहले जो व्यक्ति आए जिन्होंने अब कोशिश करी कि सफल रहे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार सभी के नाम सीक्वेंस में लिखता हूं। देखते मेरे भाई डोब्रिनर। डोब्रिनर ने क्या किया सर? इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। डोब्रिनर एक पीरियोडिक टेबल मेरे भाई बनाई। समथिंग समथिंग हमारे द्वारा ऐसा माना जाता 1829 ईस्वी तक इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी उसको रजिस्टर करवा दिया था। ओके सर। सेकंड नंबर फिर मेरे भाई एक आया हेलिक्स मॉडल। हेलिक्स मॉडल मेरे भाई आया, और हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? देखो ये तो डोब्रिनर स्वयं उन्हीं के नाम पे था, इसलिए हमने कुछ ज्यादा अलग से नहीं किया। ठीक है, यस। भारत भारद्वाज वेरी गुड मॉर्निंग भाई।
तो दूसरा था बच्चे हेलिक्स मॉडल। हेलिक्स मॉडल जो है इसको दिया था ए ई बी दे चन कोर्टोइज। ठीक है भाई, समथिंग समथिंग 1862, 1862 ईस्वी में इन्होंने ये बनाया हेलिक्स मॉडल। समझेंगे हम सभी को क्या होते हैं। ये डोब्रिनर है। कभी कोई बच्चा सोचे सर मेरा तो हिंदी मीडियम है, सर इसको हिंदी में बताओ। नाम है भाई, नाम हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में। और जो बच्चे बाइलिंगुअल, मोस्टली हमारे बैच बाइलिंगुअल होते हैं, मोस्टली क्या 100% बाइलिंगुअल होते हैं, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी अकेला कंसंट्रेट करने के बजाय इंग्लिश पे कंसंट्रेट किया करो। पेपर बाइलिंगुअल आना है आपका, और आपको भी वैसी ही आदत है, मुझे पता है। तीसरा बच्चे फिर एक व्यक्ति न्यूलैंड, न्यूलैंड जिनको हम बोलेंगे, न्यूलैंड ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई और समथिंग समथिंग 1865 ईस्वी के आसपास मेरे भाई उन्होंने अपना ही टेबल दिया था। फिर चौथे नंबर पे न्यूलैंड के बाद में एक व्यक्ति को याद रखोगे आप, लोथर, लोथर मेयर। लो बोल दो या इसको कर्व बोल दिया जाता है। कर्व मतलब ग्राफ इन्होंने बना के दिखाया था 1868 ईस्वी में। और फिर इसके बाद में बच्चे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई थी समथिंग समथिंग 1869, इसके जस्ट एक साल बाद। और अंततः जो हम आज पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चे बोले तो आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी। ये 1913 ईस्वी के आसपास फाइनलाइज हुई थी। ठीक है बच्चे, सो कुल मिलाकर के सर ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। आप सभी अपने आसपास जिसका अनुमान ले सकते हैं। ओके भाई, अब एक एक करके हमें इन 6 के 6 को पढ़ना है। जो हमारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनेगा, चाहे पीरियोडिक टेबल से मेरे भाई क्वेश्चन बने, वो सारे के सारे आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। मुआज चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए बच्चे बढ़ा जाए आगे, करते हैं शुरू भाई। एक एक करके सीक्वेंस में मैंने टाइम के अनुसार लिखे हैं ताकि आपको याद रहे पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया था। पहले आते हैं सर डोब्रिनर की जो पीरियोडिक टेबल आई थी उसके ऊपर। डोब्रिनर आवर्त सारणी बच्चे, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं हम लोग। देखो डोब्रिनर ने क्या किया था। सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इस समय पे हमारे पास में एलिमेंटों की संख्या कितनी थी। तो देखो भाई इसकी कोई भी निश्चित हमारे पास में संख्या नहीं है। जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हमारी एक इच्छा होती है कि हमने किसी एक कंसेप्ट के बारे में जितनी बातें जानी हैं दूसरे के बारे में भी सारी ही जाने। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि ये संभव नहीं है आज। बहुत सारे ऐसी थ्योरियां, ऐसे मॉडल्स हैं कि जिनकी एग्जैक्टली डेट भी हमने अनुमान से लगा रखी है, और जब हम बहुत बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी डेट आपको अलग मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले समय की बात है, हमारे पास डाटा इतना सफिशिएंट नहीं जितना कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है हमारे पास में। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप लोग अपने मस्तिष्क में सेट करके रखिएगा कि हाँ भाई ये अनुमान है। तो 1829 के आसपास है, और इनकी पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने अरेंजमेंट की थी उसमें कोई फिक्स डाटा नहीं कि कितने एलिमेंट थे। लेकिन किया क्या था इन्होंने, इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई ना उसमें एलिमेंटों को मेरे भाई ऐसे तीन तीन के ग्रुप में रख दिया, ऐसे तीन तीन के ग्रुप में रख दिया।
इसने जो अपनी टेबल बनाई मेरे भाई, इसके पास में जितने भी उपस्थित एलिमेंट थे उनको इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर उसको ऐसे बॉक्सेस के अंदर, ऐसे बच्चे इन्होंने बॉक्सेस के अंदर रख दिया सर। बोला ठीक है भाई। इनसे कहा भी तुमने बॉक्स ये अलग अलग से तुमने तीन तीन के तुमने क्यों एलिमेंट रखे, ग्रुप क्यों बनाए? बोला भाई मैंने जो तीन तीन एलिमेंटों के ग्रुप बनाए हैं ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बोला इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच होती है, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है और हमारी टेबल बन सकती है, एवरेज सारणी बन सकती है, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी हम लोग सेम है तो अध्ययन करना आसान होगा। यही तो हमारा प्रिडिक्ट टेबल होता है कि भाई जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक साथ अरेंज कर दो। बोला भाई वो तो ठीक है, लेकिन कोई नियम कानून भी तो लगाया होगा। कौन से सिद्धांत के आधार पे तूने इन्हीं तीनों को इकट्ठा रखा? ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से बोल देगा नहीं भाई इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी मैंने रख दिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। बोला आप अगर रखोगे सभी को एक साथ में तो कोई ना कोई इनके ऊपर फिक्स पैटर्न होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं रखना। बोला पैटर्न है ना? बोले क्या? इन्होंने कहा मेरा मेरा त्रिक सिद्धांत है। बोला तुम्हारा त्रिक सिद्धांत ये क्या है? बोला अभी समझा देता हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये मैंने तीन तीन के ग्रुप क्यों रखे, क्योंकि मेरा त्रिक सिद्धांत लागू होता है, मेरा त्रिक सिद्धांत लागू होता है, मेरा ट्रायड्स लॉ, मेरा ट्रायड्स लॉ लागू होता है। बोला अभी क्या है तुम्हारा त्रिक सिद्धांत? बोला मेरा त्रिक सिद्धांत ये कहता है कि भाई ऐसे तीन एलिमेंट उठाओ, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए उठा लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बोला ऐसे तीन एलिमेंट उठाओ कि जिनमें से पहला एलिमेंट का मास और अंतिम जो एलिमेंट है तीनों में से उसका मास, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करें तो जो आंसर आए वो बीच वाले एलिमेंट का आना चाहिए। जैसे यहां पर लिथियम का मास 7 होता लगभग, पोटेशियम का लगभग 39 अप्रोक्सीमेटली लिया था इन्होंने। बोला दोनों का मास को जोड़ के 2 से भाग करो तो जो आंसर आएगा वो बीच वाले का मास होगा। बोला अगर ये जिस पे लग रहा है ना, यही है मेरा त्रिक सिद्धांत। मेरा त्रिक सिद्धांत यही है कि भाई मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस में मास ऑफ लास्ट एलिमेंट तीनों में से अपॉन में 2 और इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? मास ऑफ मिडल एलिमेंट के। बोला अगर ये आ रहा है तुम्हारा, अगर तुम कोई भी तीन एलिमेंट ऐसे उठाओ जिनके अंदर ये बात लागू हो रही है कि उन तीनों को तुम लोग रखो, उन तीनों को अगर तुम रखोगे तो अगर फर्स्ट और लास्ट के मास को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो बीच वाले का मास आ रहा, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी पक्का मैच होती मिलेंगी। हालांकि बातों में सच्चाई थी, झूठ नहीं थी ये बात इनकी। बोला उनकी प्रॉपर्टी मेरे भाई पक्का मैच होती मिलेंगी, तीनों को इकट्ठा रख दो। बोले ठीक है भाई। अच्छा इकट्ठा रखें तो? बोला इकट्ठा रखते समय एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास बोल सकते हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखना। पहले सबसे कम वेट वाला बढ़ते परमाणु भार के अनुसार रखना। ये बात ध्यान रखना, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जब भी 3 का ग्रुप बनाओ ना तो उसमें बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, पहले सबसे कम मास वाला लिखना है, उसके बाद उससे ज्यादा मास वाला, उसके बाद उससे ज्यादा मास वाला, ऐसे आपने अरेंज करना है। समझ में आ गई भाई बात? चलिए सर आगे बढ़ा जाए। तो ये था त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत समझ गए मेरे भाई, लिखा हुआ है, इसके हिसाब से इसने अपनी टेबल बना दी। लेकिन जब टेबल इनकी बन गई, एलिमेंट भाई 1800 ईस्वी में हमारे पास 31 थे, तो ऑब्वियस सी बात है सर 40-50 तो होंगे इनके समय पे भी। लेकिन यार ये जो इन्होंने नियम लगाया ना, ये 10 एलिमेंट पे भी नहीं लगा। इन्होंने क्या किया, बाकी के जो 3-3 के ग्रुप तो बना दिए इन्होंने, लेकिन जो ग्रुप बनाए ना उनको जोड़ जाड़ के रख दिया। बोला यहां भी अप्रोक्सीमेटली मास ले लो, यहां भी अप्रोक्सीमेटली मास ले लो, मतलब इन्होंने अनुमान ज्यादा कर दिए। एग्जैक्ट वैल्यू ली नहीं एटॉमिक मास की, एटॉमिक वेट की, अनुमान के तौर पे 3-3 के ग्रुप बना दिए। तो यार वो ना तो लग पा रहा था सभी एलिमेंटों पे, ना ही हमें ठीक ठाक से क्लासिफिकेशन प्राप्त हो रहा था। तो बहुत शुरुआती फॉर्म थी आपकी। तो इसीलिए हम नहीं मानते कि डोबरिन ने पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने जो टेबल बनाने का आइडिया दिया था वो हमारा
रिजेक्ट, यानी पीरियोडिक टेबल तो नहीं थी पहले, ये अस्वीकार कर दिया हमने कि भाई ये पीरियोडिक टेबल नहीं है। आज हम इसको अस्वीकार करते हैं कि नहीं भाई ठीक है, उसने 5-7 एलिमेंटों को रख दिया, 3-3 के ग्रुप में बना दिए, ठीक है, लेकिन जितने एलिमेंट थे सबको थोड़ी रख पाया, सबको नहीं रख पाया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसीलिए मेरे भाई हम लोग इसको करते हैं सर रिजेक्ट। तो याद रखिएगा इतनी सारी बातें हैं जो डोबरिनर की पीरियोडिक टेबल के विषय में है बच्चे। फालतू की थ्योरी नहीं रटनी है, सीधा लॉजिक पे अटैक करना है। पेपर के अंदर लॉजिक ही बच्चे बनने हैं आपके, है ना। अभी देखो साइंस के अंदर 7 वैकेंसी थी बच्चे, जो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था साइंस के अंदर 7 वैकेंसी थी। 7 वैकेंसी में से भी जो सेकंड रैंक है गुड़िया अपनी विद्यार्थी है, तो उस गुड़िया ने मेहनत करके और दूसरी रैंक, 7 में से भी दूसरी रैंक को प्राप्त कर लिया बच्चे। आप ही जैसे बच्चों में से थी, बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ रहे थे, आप ही जैसे बच्चों में से उस बच्चे ने अपना रैंक हासिल किया बच्चों। समझ गए बात को और शायद आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे उसके बैच में जो पढ़े होंगे उस टाइम पे भी। चलिए सर ये तो हुई पहले टेबल की बात। अब इसके बाद एक आया हेलिक्स मॉडल। ये ज़्यादातर आपको देखने को भी नहीं मिलता, बस 1-2 बात इसके बारे में कर लेना, बाय चांस ये भी रिजेक्ट था। हेलिक्स मॉडल, इसका जिक्र भी बहुत बहुत रेयर आता है। इसको दिया था मैंने बताया आपको AEB डे चेनकोर्टोइच। AEB डे चेनकोर्टोइच मेरे भाई, ये मॉडल आया था अपने पास में और मैंने कहा था लगभग 1862 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि उस समय पे जितने भी अवेलेबल बच्चे एलिमेंट थे ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को, उन सारे के सारे एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक बात बताई उसके आधार पर रख दिया। इन्होंने कहा एवरी 16th एलिमेंट have same properties। प्रत्येक 16वें तत्व के गुण समान होते हैं। प्रत्येक 16वें तत्व के गुण बच्चे समान होते हैं, ये बात इन्होंने आपको बताई। यानी कि सर इन्होंने कहा भाई क्या क्या, इन्होंने एक सिलेंडर ले लिया, एक ऐसा सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर के चारों तरफ बच्चे, सिलेंडर के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंटों को रखना शुरू कर दिया। जैसे मान लो यहां से शुरू किया, ये पहला एलिमेंट, दूसरे कलर से शो कर देता हूं, ये पहला एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, फिर पीछे से घूम के आएगा, मतलब पीछे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, फिर ऐसे ये 14वां, 15वां, 16वां एलिमेंट जो आएगा ना वो जस्ट पहले के ऊपर आएगा। फिर 17, 18, 19, 20 ऐसे घूम के और फिर 24वां इसके ऊपर आएगा। फिर ऐसे घूमते घूमते 32 नंबर, 32 नंबर मेरे भाई यहां पर आएगा। मतलब इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ली, उसके चारों तरफ एलिमेंटों को लिख दिया। बोला देखो भाई मैंने ये टेबल ऐसी बनाई है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। बोला टेबल बनाने के लिए सिलेंड्रिकल फॉर्म बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला मेरे एलिमेंट जो है ना, तुम देखना कि मैंने जो हर 16वां एलिमेंट लिखा है ना उनकी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब इसने कहा कि भाई ये देखो, ये एलिमेंट पहला, ये 16वां, ये सॉरी ये पहला था बच्चे 16वां, ये 32वां और ये 48वां, ये 48वां। मतलब 16-16 का आपने टेबल चला के चलनी है। अगर मैंने बाई चांस कम या ज़्यादा बोल दिया हो तो 16-16 की टेबल चला के चलनी है। ये पहला एलिमेंट, ये 16वां, फिर ये आपका 32वां, फिर ये 48वां, ऐसे मतलब एलिमेंट इन्होंने अरेंज किए।
और कहा कि देखो जो हर 16 एलिमेंट है ना, जैसे इससे 16 ये है, इससे 16 एलिमेंट ये है, इससे 16 ये है, बोला हर 16 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और बोला देखो हर 16 एलिमेंट मैंने एक ही लाइन में रखा हुआ है, एक ही ग्रुप के अंदर रखा हुआ है मेरे भाई। ये बात इन्होंने बताई हमें। ये था इनका मॉडल। हालांकि जैसा आपको सीरियस दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं था। इनका भी मॉडल जो बनाया गया था इन्होंने, उसने भी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया बच्चे, इसलिए हमने इस मॉडल को भी क्या कर दिया सर, इस मॉडल को भी कर दिया रिजेक्ट, अस्वीकार। मतलब हम आज भी ये नहीं मानते कि पहली पीरियोडिक टेबल, आज हम ये नहीं मानेंगे बच्चे कि पहली आवर्त सारणी हमारी किसने बनाई थी, ए डे टनकोटोज ने बनाई थी। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई ना आप सभी को? ओके, सो यहाँ तक करें बच्चे, अभी एक क्लास और है अपनी, ठीक है, जस्ट अभी 2 से 4 मिनट के अंदर ही दूसरी क्लास है फिर अपनी, तो आज यहाँ तक करें, ठीक है। डेली आपकी 2 क्लास हुआ करेंगे अभी, तो अभी तो है टाइम, आई थिंक अभी टाइम है, आधे घंटे और करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तो इसी को पूरा करते हैं बच्चों, अभी टाइम है अपने पास में। आज क्लास अपनी 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी। ओके सर, आ जाओ बच्चे, हेलिक्स मॉडल के बाद में अगले मॉडल की बात करें तो अगला मॉडल हमें दिया गया था सर, किसने दिया था? अगले मॉडल के विषय में मैंने आपको बताया, फिर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड आए बच्चे। न्यूलैंड ने क्या दिया, अपना ऑक्टेव ला दिया। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल बोल दो, या फिर इस चीज को आप ऐसा बोल सकते हो, न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का बच्चे अष्टक सिद्धांत जिसको हम बोलेंगे सर, ओके। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो मेरे भाई यहां पे जो ऑक्टेव लिखा हुआ है, ऑक्टेव लिखा है, क्या मतलब इसका, अष्टक सिद्धांत का? इन्होंने बताया एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। प्रत्येक प्रत्येक आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। प्रत्येक आठवें तत्व के गुण बच्चे समान होते हैं। जैसे पीछे आप लोगों ने देखा, तो पीछे आपका जो लिखा हुआ था वहां पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था मेरे भाई, वहां पे उसने बताया था कि हर 16वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, प्रत्येक 16वें तत्व के गुण समान होते हैं मेरे भाई। ठीक है, पीछे हमें बताया कि प्रत्येक 16वें गुण समान है, इसने कहा नहीं भाई, प्रत्येक आठवें तत्व के गुण समान है। और इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। कैसे बनाई? देखो ये तो सभी मॉडल्स में ध्यान रखना आप लोग की बात कॉमन रहेगी कि सभी ने जो एलिमेंटों की अरेंजमेंट की थी ना, वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की थी, बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से किया था। तो इन्होंने भी रखा एलिमेंटों को। अच्छा, इनके समय पे कितने एलिमेंट थे? इनके समय पे मेरे भाई 56 एलिमेंट थे, 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, ऐसा हमें बताया जाता है। और जो एलिमेंटों की व्यवस्था करी इन्होंने, जो तत्वों का वर्गीकरण बच्चे किया, वो किस प्रकार से किया, देखिए जरा समझा देता हूं। ऑक्टेव लॉ का मतलब वैसे यही है, बस कैसे लिखा देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अभी कहोगे सर आपने फ्लोरीन के बाद में फिर इनर्ट गैस भी होती है, अक्रिय गैसें भी होती, वो नहीं लिखी, उनकी खोज नहीं हुई थी इनके समय तक, उनकी डिस्कवरी बच्चे बाद में हुई है। तो इन्होंने क्या किया सर, ऐसे टेबल बनाई। ऑक्टेव लॉ का मतलब था कि बोला जैसे ये मान लो पहला एलिमेंट है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बोला देखो इससे आठवां ये है ना, दोनों की प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। आज भी देखो सेम है, एल्कली मेटल बोला जाता है ना, इनको बोला जाता है सर, इसे तो बोला जाता है प्रॉपर्टी सेम है। बोला इससे आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बोला इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बोला और देखो जिनकी प्रॉपर्टी सेम है ना, मैंने उनको सेम ग्रुप में रख दिया। बोला इससे आठवां देखो ये आएगा, इससे आठवां ये, बोला इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बोला देखो भाई मैंने एक टेबल सी अरेंज तो कर दी यार सेम प्रॉपर्टी वालों की। बोला ठीक है। यहाँ तक एलिमेंट कितने होते हैं, मुश्किल से 15-16 एलिमेंट है जो अभी दिख रहे हैं आपको। इसके बाद इसने जो एलिमेंट अरेंज किए ना, क्योंकि 56 के आसपास एलिमेंट थे जब इन्होंने टेबल बनाई, तो मेरे भाई 56 के आसपास एलिमेंट थे, और ये 56 एलिमेंट में से मुश्किल से 15 एलिमेंट थे कैल्शियम तक। इसकी जो नियम था ना, ये हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है वाला, ये ठीक ठाक से यहीं तक लगा था बच्चे। कैल्शियम के बाद में ये नियम आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ढंग से, अच्छे से मेरे भाई ये नियम लागू नहीं हुआ, याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। तो इसलिए इनकी भी पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही एलिमेंटों पे लग पाया था, इसीलिए मेरे भाई रिजेक्ट कर दिया हमने, अस्वीकार कर दिया। समझ में आ गई ना बात? ओके सर। अच्छा सर, यस अंजना, जय हिंद भाई। फिर बात आई, इन्होंने देखो क्या न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड ने कहा, बोला भाई देखो आज तक ये 56 एलिमेंटों की खोज हो चुकी है, इन सारे एलिमेंटों को जैसे तैसे करके मैंने अरेंज कर दिया है अच्छे से। तो ये कैल्शियम तक ही हुए थे जो नियम के हिसाब से, बाकी तो इसने रैंडमली अपनी मन मर्जी से किए थे। लेकिन बोला देखो भाई 56 एलिमेंट थे, मैंने कर दिया अरेंज आज तक। और एक और बात कही, बोला दुनिया में बाकी एलिमेंट थोड़ी हैं, जितने खोज होने थे वो हो चुके हैं सब खोज, बाकी कोई एलिमेंट की खोज नहीं होनी, धरती पे जितने थे हमने खोज कर लिए। तो मेरे भाई दिक्कत हो गई ना इस बात पे, ऐसा थोड़ी होता है, आज भी नहीं कह सकते हम ये बात। तो इसलिए इनकी प्रोडक्ट टेबल को रिजेक्ट किया हमने, और कोई रिजेक्ट किया तो इसके बाद फिर अब थोड़ी ऐसी पीरियोडिक टेबल आएगी, जिस पीरियोडिक टेबल जिस आवृत सारणी का बच्चे, जिस पीरियोडिक टेबल जिस आवृत सारणी का बच्चे हमारे साइंस के अंदर सच में योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो बच्चे इसके बाद फिर कौन आए, इसके बाद आए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो है ना, लोथर मेयर। हालांकि नाम आप नहीं सुनते, फिर भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा आपको। लोथर मायर, देखें भाई, लोथर मायर, लोथर मायर ने मेरे भाई क्या किया, जरा समझेंगे आप लोग इस बात को। इन्होंने कोई खास चीज नहीं बताई, मतलब जो लोग मानते हैं ऐसा, इन्होंने कर्व दिया, एक ग्राफ टाइप की चीज बनाई इन्होंने, ग्राफ टाइप की चीज बनाई मेरे भाई। और ग्राफ जो बनाई थी ना, तो ग्राफ के अंदर इन्होंने एक रिलेशन दिया था, एक संबंध दिया था। मतलब ग्राफ किस बात पे था, एक रिलेशन पे बेस्ड था। रिलेशन किससे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट के हिसाब से, परमाणु भार से संबंधित। समझा देता हूं क्या था। मतलब भाई लोथर मेयर जो थे ना, इन्होंने एक छोटा सा प्रिंसिपल दिया अपना, और उस प्रिंसिपल के अंदर इन्होंने कहा, बोला भाई मैं एक ग्राफ बनाता हूं, और ग्राफ के अंदर क्या क्या, एग्जैक्टली कोई ग्राफ का रट्टा नहीं लगाना आपने, क्योंकि सही नहीं था पूरा वो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे एलिमेंटों को रख दिया, एटॉमिक नंबर कम वाला, ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला,
उससे ज़्यादा वाला, ऐसे इन्होंने एलिमेंटों को मेरे भाई रख दिया। ऐसे ग्राफ के अंदर पॉइंट पॉइंट बना बना करके एलिमेंटों को इसने बना दिया। और इसने कहा भी देखो, एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर मैं इन सारे एलिमेंटों को एक ग्राफ में शो करता हूं, तो आप लोग देखना इन एलिमेंटों के अंदर सिमिलरिटी है। बोला देखना कि जो एलिमेंट आपके आसपास पड़ते हैं ना, उन एलिमेंटों में क्या है, सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ समानता है। अब आप सोचोगे सर क्या था, समझ में नहीं आया। उस टाइम लोगों को भी समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन लोथर मेयर ने ऐसा कहा था। अब आपको फाइनली क्या समझना है, आप ऐसा बोल दो, एटॉमिक वेट एंड वॉल्यूम बोल सकते हो या आयतन कह सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इनके बीच में इन्होंने रिलेशन बताया। रिलेशन इन द सेंस, इन्होंने इस ग्राफ के अंदर एलिमेंटों को ऐसे डॉट डॉट बना के लिखा, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्होंने ग्राफ के अंदर एलिमेंटों को डॉट डॉट के रूप में लिखा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट आपके आसपास इस ग्राफ के अंदर जो भी डॉट एक ही लेवल पे आते हैं, जैसे मान लो ये दोनों डॉट एक ही लेवल पे आ रहे हो, ये दोनों डॉट एक ही लेवल पे आ रहे हो, ये दोनों अगर एक ही लेवल पे हो, तो बोला अगर ग्राफ के अंदर एक ही लेवल पे जो आपके एलिमेंट आ रहे हैं ना, डॉट मतलब एलिमेंटों के नाम लिखे थे उन्होंने, बोला एक ही लेवल पे जो आ रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है भाई। एक ऐसा नियम दिया, दैट्स इट। आपको क्या याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि लोथर मेयर ने 1868 में एक कर्व दिया था, ग्राफ दिया था, जिसमें एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंटों को रखा था, बस यही है इसकी बात। 1868 में एक कर्व दिया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, एलिमेंटों को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था, रखा था। अब ये कर्व प्रचलित नहीं हुआ, ज्यादा लोगों के बीच नहीं फैला, लेकिन एक व्यक्ति है, उन्होंने फायदा उठा लिया। एक व्यक्ति है बच्चे, उन्होंने फायदा उठा लिया, जिनका नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ 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 ने पीरियोडिक टेबल जो बनाई ना, मेंडलीफ ने जो आवृत सारणी बनाई, तो मेंडलीफ ने इसके एक साल बाद ही बना दिया, 1869 में ही। मेरे भाई इन्होंने सबसे पहले लोथर मेयर का जो कर्व था ना, उसको देखा। लोथर मेयर ने थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा था, तो इन्होंने उसको देखा और यार पाया कि भाई बात तो सही कह रहा है ये, जो एलिमेंट्स है ना, उनको अरेंज तो एटॉमिक वेट के हिसाब से ही करना चाहिए। तत्वों की जो व्यवस्था है बच्चे, वो तो परमाणु भार के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेट के हिसाब से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट। तो इन्होंने कहा भी व्यवस्था तो यही ठीक रहेगी, अरेंजमेंट तो हमें एलिमेंटों की ऐसे ही करनी चाहिए। समझ गए बात को। बोला उससे क्या होगा, उससे फिर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, वो एक दूसरे के आसपास में आपको टेबल में लिख सकते हैं हम उनको। तो ये तो इन्होंने अनुमान ले लिया, वो प्रचलित नहीं हुए, लेकिन उसी की बात का अनुमान लेकर के इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ग्राफ पे बनाया था ना, वो टेबल में शो कर दिया इन्होंने, उसको टेबल में बना दिया और लोगों के सामने सिंप्लीफाइड तरीके से रख दिया। और इसीलिए बच्चे इन्होंने जो टेबल बनाई ना, वो उस समय के हिसाब से बहुत शानदार थी। उसके अंदर टोटल एलिमेंट की संख्या जो हमारे द्वारा बोली जाती है, कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या बच्चे जो हमारे द्वारा सर बोली जाती है, कुल तत्वों की संख्या जो बोली जाती है सर, 63 एलिमेंट। और अगर आपसे कभी पूछे कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बढ़ते परमाणु भार के अनुसार सबको अरेंज किया, बढ़ते परमाणु भार के अनुसार।
अरेंज किया। और आज आपसे पूछेगी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, हमारी केमिस्ट्री की पहली आवर्त सारणी हम किसको समझते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा इसी को समझा जाता है, यानी मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसको हमारी आज की फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेरे भाई पहली आवर्त सारणी सर समझा जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेरे भाई पहली आवर्त सारणी इसी को माना जाता है हमारे द्वारा, क्योंकि जब बनी थी ना तब लगभग ठीक थी। ओके सर, इस टेबल को इन्होंने जो बनाया ना, अभी ये टेबल आपको यहाँ नहीं रटनी है, इस टेबल को आप पढ़ोगे ना, अभी जो मॉडर्न वाली हम लोग कई घंटे पढ़ेंगे एक्सपेंड करके, तो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल में इसका अध्ययन बहुत हम सरलता से करेंगे बच्चे। यहाँ क्या याद रखने की बात थी, इन्होंने जो टेबल बनाई थी, देखो आज हम जो पढ़ेंगे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो 90% यही ऐसी ही है जैसी ये वाली टेबल थी, मोस्टली व्यवस्था ऐसी ही है। इन्होंने अपनी टेबल जो बनाई थी ना, उसके अंदर ऐसी कुछ ये टेढ़ी लाइनें थी, टेढ़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? पीरियड्स कहा जाता है। भाई कोई भी टेबल है, टेबल के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको आवृत्त कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस होती है ना मेरे भाई, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहा जाता है, इनको वर्ग कहा जाता है। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो इनको पीरियड्स कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं सर? ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ओके सर, तो इन्होंने अपने टेबल में कुछ पीरियड्स बनाए, कुछ ग्रुप बनाए। सामान्यतः टोटल जो इन्होंने पीरियड्स बनाए थे 7 ही थे, और ग्रुप्स जो बनाए थे इन्होंने 9 ग्रुप थे, लेकिन 9 ग्रुप दो दो पार्ट में बटे हुए थे, तो टोटल वैसे 18 भी बोला जा सकता है। मतलब 1A 1B 2A 2B ऐसे करके 18 थे मेरे भाई। ठीक है, चलिए सर, इतनी सी बात मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से समझ में आ गई होगी आप सभी को। इस टेबल में देखो, इसको हमने पहली आवर्त सारणी के रूप में क्यों स्वीकार किया मेरे भाई? इसको हमने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के रूप में क्यों स्वीकार किया? एक बात को समझिएगा आप लोग। भाई इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई ना बच्चे, उस टेबल में एक अच्छी बात बताई थी कि बोला भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रकृति में बहुत सारे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना बाकी है, अभी प्रकृति में बहुत सारे और तत्वों की खोज होना बाकी है। और बोला वो एलिमेंट की डिस्कवरी जब होगी ना, उन तत्वों की खोज जब हो जाएगी, तो मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले ही जगह छोड़ता हूं, वहीं पर लिखे जाएंगे, आप लोग देख लियो। क्योंकि मेरा अनुमान है कि पीरियोडिक टेबल में यहां मेरी टेबल में यहां का बॉक्स है ना, यहां का एलिमेंट अभी तक हमने खोजा नहीं है। मेरे हिसाब से यहां एक एलिमेंट आना चाहिए जो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, और डिस्कवरी होने के बाद मुझे पक्का पता है यहां भरा जाएगा, इसने अपने टेबल में खाली जगह छोड़ दी। कुछ कहां कहां पे छोड़ी थी मैं आपको बता दूं। देखो बच्चे, इन्हें कितनी जगह खाली छोड़ी थी? एक तो ये हो गया बॉक्स। अच्छा, आज जो एल्यूमिनियम है ना, आज हमारी पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम है, नीचे बताऊंगा आपको मैं समझा के। एल्यूमिनियम, मान लो कि पीरियोडिक टेबल में एक बॉक्स में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के नीचे वाला बॉक्स ये खाली छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद में अगला एलिमेंट कौन सा है बताओ? सिलिकॉन है ना। आज की पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ोगे आप आगे, तो उसमें अगला एलिमेंट एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन है, तो एक सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स था ना, उसको खाली जगह छोड़ दी। और पीरियोडिक टेबल के लास्ट में यहाँ पर एक पूरी लाइन खाली छोड़ दी। बोला भाई कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से खोजे जाएंगे अभी, और लास्ट में यहाँ टेबल में भरे जाएंगे। ऐसा ही हुआ मेरे भाई। बाद में कुछ एलिमेंटों की खोज हुई। कौन से एलिमेंट की खोज हुई? बिल्कुल माया, सिलिकॉन के नीचे। कौन से एलिमेंट की खोज हुई बच्चे? एक एलिमेंट की खोज हुई गैलियम, और गैलियम को कहाँ लिखा गया? एल्यूमिनियम के नीचे वाले बॉक्स में। और एक खोज हुई आपकी जर्मेनियम, जर्मेनियम को कहाँ लिखा गया? फिर सिलिकॉन के नीचे वाले बॉक्स में। मतलब इन दो एलिमेंटों की खोज हुई, और जब ये देखा गया ना कि इनको कहाँ लिखा जा सकता है, तो पाया कि भाई सही कह रहे हो, उसने खाली जगह छोड़ी थी, वहीं पर लिखा जा सकता है, तो इनको आज यहीं पर लिखा जाता है। जब तक खोज नहीं हुई थी ना गैलियम की, इसका नाम क्या रखा गया था?
जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी इसको हम लोग इक्का एल्यूमिनियम बोलते थे। मतलब जब तक ये बॉक्स खाली था ना तो हम इक्का एल्यूमिनियम के नाम से इसको पुकारते थे, और जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी जर्मेनियम की, हम लोग बोलते थे इसको इक्का सिलिकॉन। इसको बच्चे हमारे द्वारा इक्का सिलिकॉन के नाम से पुकारा जाता था सर। बताइए बात समझ में आई या नहीं? उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट बाद में खोजने के बाद भरे गए उनको आज हम बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। तो यानी कि इनकी खोज होने के बाद भी ये जो बाकी की गैसें हैं ना, इनकी डिस्कवरी होने के बाद भी इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बिल्कुल सही रही, व्यवस्थित हुआ सारा काम। यहां तक तो बात है ठीक, यहां तक तो बात है बच्चे ठीक। अच्छा, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है ना वो रट्टा नहीं मारना है क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी। ये रट्टा मार लिया तो आज वाली साफ हो जाएगी। इसमें से जो बातें सारी छांट छांट के बता रहा हूं, और इसका मॉड्यूल कैसा था वो आज वाली पढ़ते टाइम आपको कंपेयर करके बताऊंगा मैं। तो सर इन्होंने जो टेबल बनाई उसमें यहां तक सारी बातें ठीक हैं, और उसको हम लोग हमारी आज की फर्स्ट पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, पहली एवरेज सारणी भी बोलते हैं बच्चे। लेकिन दिक्कतें क्या आई कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद बच्चे लिमिटेशंस क्या आई? कमी क्या आई? एक तो हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा था, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह आज भी समझ में नहीं आती है। वो तो हमेशा जिंदगी भर एक्सेप्शन रहेगा, पूरी केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है। तो इसलिए आज भी हम हाइड्रोजन जो है ना उसको हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल से अलग, सबसे ऊपर अलग से फेंक रखा है हमने। तो उसमें भी दिक्कत आई कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ना कई प्रकार के एलिमेंटों से मैच होती थी। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, यानी समस्थानिकों की जगह, समस्थानिकों की जगह मेरे भाई। सबसे बड़ी दिक्कत आई सर हमें यहां पे, प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों की जगह, कि भाई हम आइसोटोप्स को कहां पे अरेंज करें सर, समस्थानिकों को कहां पर व्यवस्थित करें हम लोग। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई हमें। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं तो समझ लीजिए एक बार। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में कितने अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक ही एलिमेंट बच्चे हमारी प्रकृति, हमारे नेचर में कितने अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ऐसे कई अलग अलग फॉर्मेट्स में बच्चे मिलता है, कई अलग अलग रूपों में बच्चे मिलता है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम ऐसा हम लोग बोलते हैं, है ना। तीन प्रकार का ना, एक का एटॉमिक मास 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एटॉमिक मास सबका अलग अलग है। तो भाई अब ये तो आप जानते हो कि इसने जो टेबल बनाई थी उसने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से बनाई थी। मतलब पहले बॉक्स में कम एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट होगा, दूसरे बॉक्स में उससे ज़्यादा वाला। अब ऐसे तो हाइड्रोजन को 3 बॉक्स चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पहली टाइप है उसका मास 1 होता है पहले बॉक्स में, दूसरी टाइप का मास 2 होता है दूसरे बॉक्स में, तीसरी टाइप का मास 3 होता है तीसरे बॉक्स में बच्चे। अब ऐसे तो सर ऐसा होना चाहिए ना। तो यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत आई मेरे भाई, समझ भी नहीं आया कहाँ रखे। ऐसे तो भाई पोलोनियम के 27 आइसोटोप्स होते हैं, पोलोनियम के मेरे भाई 27 आइसोटोप्स होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो कैसे ऐसे, ऐसा थोड़ी कि हम 27 अलग अलग बॉक्स में रखेंगे पोलोनियम को, नहीं मेरे भाई, और क्वांटिटी कुछ पाई भी नहीं जाती है। तो ये कमी इसकी दूसरी रही। तीसरी जो कमी थी वो थी कुछ एलिमेंटों की अव्यवस्था, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो।
मतलब इन्होंने कुछ एलिमेंटों को अपनी मर्जी से पता क्या किया, कुछ एलिमेंटों को अपनी मर्जी से जो पीरियोडिक टेबल में वो आने तो चाहिए थे बाद में, लेकिन इसने क्या किया, उनको पहले ही रख दिया। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो आने तो चाहिए थे मेरे भाई बाद में, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ही रख दिया। बोला भाई मैं बाद में रखूंगा तो प्रॉपर्टी मैच नहीं होंगी, उन्हें अपनी मन मर्जी से थोड़ा बहुत दिक्कतें इसने करी। तो इसीलिए मेरे भाई ये कमियां देखते हुए हमने क्या किया, इसी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके और एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई जो मोस्टली इससे मैच करती है, लेकिन इसकी कमियां सुधर गई, जो आपकी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी सर आधुनिक आधुनिक आवृत सारणी बच्चे, ये हमने तैयार की। और अब हमें पढ़ना है इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट हुए किसने दिया, वो सारी चीजें बच्चे क्लियर है। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आप सभी बच्चों को। तो इस क्लास को रखते यहीं पे, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर एक और क्लास बच्चे हमारी कंडक्ट करनी है हमें, ठीक है। जय हिंद भाई।